हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग एक नई पहल, एक नया चैप्टर, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच में आए हैं। तो अब हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा रसायन शास्त्र का एक नया अध्याय, विद्युत रसायन। नाम से ही क्लियर हो जाता है, विद्युत रसायन का मतलब ही है कि भैया रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में हम लोग को क्या करना है, रूपांतरण करना है। और इसके लिए जो युक्ति यूज़ की जाती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। तो आज की इस लेक्चर का ओवरऑल जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो विद्युत रासायनिक सेल ही रहेगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो विद्युत रसायन का जो चैप्टर है ना, है तो बहुत छोटा सा, प्यारा सा, कोमल सा चैप्टर, पर बच्चों कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के लिए ना हमेशा से ये कन्फ्यूज़न का जोन रहता है। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स की क्या बात करूं, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं कि जब मैंने अपने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे, मतलब जब मैं क्लास 12th में था, तो उस टाइम केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही सवाल ऐसा था जिसको मैंने अपने एंट्रेंस हॉल में स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। बाकी मैंने पूरे बनाए, सही भी हुए। वो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, छोटा सा साइन कन्वेंशन प्लस का माइनस, ऐसे कारण इतना कन्फ्यूज़न हो गई कि मुझे आखिरकार में वो सवाल छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग तो आदमी अफोर्ड करेगा नहीं। तो इसलिए मुझे वो 8-10 साल हो गए उस घटना को, पर वो आज भी याद आता है, वो कुरेदता है कि यार एक ही चैप्टर का क्वेश्चन बस मैं छोड़ा था, और वो है विद्युत रसायन। तो मैं नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चन छूटें, इसलिए वीडियो में बस बने रहिए। एक से एक जो इसमें फॉर्मूले हैं उनके मैं यूनिक से यूनिक ट्रिक बनाया हुआ हूँ, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और सवाल आपके जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो आपसे तो नहीं होने दूंगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इसकी परिभाषा। इस चैप्टर, जैसे विद्युत रसायन नाम है ना, तो कई बार लोग ना हमसे चैप्टर का ही परिभाषा पूछ देते हैं, चलो विद्युत रसायन पढ़े हो तो बताओ विद्युत रसायन क्या होता है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, मुझे बोर्ड पे इसकी लिखने की जरूरत नहीं समझ में आती है कि भैया विद्युत रसायन नाम से क्लियर है कि विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का आप रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो पढ़ते हैं ना, इस अध्याय को, इस भाग को ही हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन जैसे ही आया, ऐसे ही हमारे तुरंत दिमाग में एक नई चीज आ गई। वो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। अब ये क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक सेल वास्तव में यही वो युक्ति रहेगी जो क्या करेगी, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करेगी। मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। अच्छा दोस्तों, हमारा जो इंसान है ना, इंसान मानव, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो ऊर्जा को, जितने भी रूप हैं, आप लोगों ने सोलर ऊर्जा पढ़ा है, पवन ऊर्जा पढ़ा है, ऊर्जा के नाभिकीय ऊर्जा पढ़ा है, बहुत सारे ऊर्जा के रूप हैं, ठीक है, इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते। पर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यक जो रूप है वो है विद्युत ऊर्जा। घर में बल्ब जलाने से लेकर वेंटिलेटर चलाने तक, मतलब आखिरी सांस जब आदमी गिनता है उसको चलाने तक में, हॉस्पिटल की मशीन चलाने में, आपके कृषि कार्य के मशीन चलाने में, हर जगह हर स्तर पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा का कौन सा रूप उपयोगी होता है, तो विद्युत ऊर्जा। चैप्टर को एकदम सिलेबस टाइप का नहीं पढ़िए, सीखते जाइए, ठीक है, इंटरेस्टिंग तभी बनेगा ना। तो विद्युत ऊर्जा मानवों के लिए ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोगी रूप है, इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं होगा। अरे इसीलिए तो मानव क्या कर रहा है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सोलर ऊर्जा, सोलर पैनल लगा के उसको किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की चला के पवन ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। नाभिकीय अभिक्रिया करा के उसको किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आ रही है ना। इसीलिए ठीक है, हमने क्या किया इस बार केमिस्ट्री के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया करा के उससे भी हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। और वो जो डिवाइस ये करेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक सेल। मैं एक और छोटा सा सवाल आपके सामने लाऊंगा कि ऐसा क्या खास बात है विद्युत रासायनिक सेल जो ऊर्जा के जो बाकी के जो रूप है ना, जैसे सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनसे ये खास है। थोड़ा आप सोच के बताओ। तो देखो, जितने भी ऊर्जा के बाकी के रूप है ना, उन सभी में मूविंग पार्ट होता है। मूविंग पार्ट मतलब आप जैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं तो आप डायनेमो लगाएंगे, टरबाइन लगाएंगे,
थर्मल एनर्जी पावर प्लांट अगर बैठा रहा है तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे, बड़े बड़े जनरेटर, डायनेमो, टरबाइन, बॉयलर। पर रासायनिक सेल में सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई मूविंग पार्ट, बड़ा बड़ा मूविंग पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये इतना शानदार डिवाइस हो जाता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह तक आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी आप देख लीजिए, क्या इसमें बड़ा बड़ा इक्विपमेंट लगा हुआ है? नहीं, छोटा सा है वो, आप उसको अपने पॉकेट में रख के डेली घूमते रहते हैं। तो इसलिए ये ऊर्जा का सबसे ज़्यादा, मतलब रासायनिक ऊर्जा को हम इस चैप्टर में है क्या पढ़ने क्यों वाले हैं, रासायनिक सेल को, क्योंकि ये ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोगी रूप हमको देता है, जिसमें कोई बड़ा बड़ा इक्विपमेंट नहीं लगाना, जिससे एक तो पैसे की बचत होती है और दूसरा बड़े बड़े इक्विपमेंट ना होने के कारण हम इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कहीं आना जाना हमारा साथी बन जाता है इनफैक्ट अगर ऐसा देखा जाए तो चलिए, रासायनिक सेल का मतलब ही क्या है? ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। अब मैंने दो वर्ड बोला, इसीलिए रासायनिक सेल भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक रहता है प्यारे बच्चों गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, या इसको कई बार हम लोग वोल्टीय सेल का नाम भी देते हैं, या वोल्टीय सेल, एक ही चीज है वोल्टीय सेल। और दूसरा हमारा आता है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, क्या क्या काम है? तो मैंने अभी बोला कि आपको ये पूरा प्रोसेस, रासायनिक सेल का पूरा प्रोसेस दो भागों में बांटना था। एक भाग ऐसा था जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा मिलती है, मतलब इनपुट क्या है केमिकल रिएक्शन, और आउटपुट में क्या मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा ऐसा था जिसमें विद्युत ऊर्जा को पास करने से रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। तो वो दोनों भागों को हम बांटेंगे। तो कैसे बढ़ते हैं? तो याद रखिए, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इनपुट आपकी रासायनिक अभिक्रिया रहती है। रासायनिक देख लेना, इनपुट कौन रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया, और आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा आपको? विद्युत ऊर्जा। क्या मिलेगा? विद्युत ऊर्जा। मतलब रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? इनपुट रहता है विद्युत, इनपुट क्या रहेगा? विद्युत ऊर्जा, और आउटपुट मतलब जो बाद में होगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इसकी क्या परिभाषा, देखो मैंने तो ये शॉर्टकट में लिख दिया, पर आप इसकी क्या परिभाषा बनाएंगे कि ऐसी युक्ति, विद्युत अपघटनी सेल मतलब एक ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसी युक्ति को आप क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। अब एक और चीज समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की एक खूबसूरती है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ना वास्तव में बच्चों दो चैप्टर है। पहला चैप्टर मतलब गैल्वेनिक सेल, ये पहला पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, और दूसरा चैप्टर मतलब विद्युत अपघटनी सेल। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, इसको तो गैल्वेनिक सेल ही बोलेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ दो चैप्टर, और इनको अलग अलग तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। इस गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको तीन टाइप की चीज़ें पढ़नी है। पहला तो आप गैल्वेनिक सेल के प्रकार पढ़ेंगे, और गैल्वेनिक सेल का जब आप प्रकार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो उसमें आप याद रखिए वो फर्दर तीन प्रकार में बटेगा। एक आप लोग का आएगा अर्ध ऑक्सीकरण सेल, क्या बोलूँगा मैं इसे? अर्ध ऑक्सीकरण सेल। दूसरा प्रकार आता है अर्ध अपचयन सेल, अपचयन सेल। और तीसरा और आखिरी प्रकार आएगा सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम नाम देंगे लवण सेतु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना भैया, बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एकदम पसंद से पूछा जाता है इसको, सॉल्ट ब्रिज को। ये आपका गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में फर्दर तीन प्रकार आएगा, हाफ ऑक्सीडेशन सेल मतलब अर्ध ऑक्सीकरण सेल, हाफ रिडक्शन सेल अर्ध अपचयन सेल, और सॉल्ट ब्रिज। और उस सबको डिटेल में थोड़ा जा के पढ़ना रहेगा। ये तो पहले शेड्यूल हो गया। इसके अलावा सेल का जो ईएमएफ आता है मतलब विद्युत वाहक बल, उसकी गणना भी आप इस टॉपिक के अंदर करेंगे। मैंने पहले बोल दिया चैप्टर दो भाग में बटेगा अभी, ठीक है? किसके हिस्से में क्या आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक आ रहा है, बस उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसके हिस्से में ये पहला पार्ट आएगा, इसके बारे में जानना, कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा, जिसको आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप लोग का आएगा ईएमएफ ऑफ सेल कैसे लाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और उससे एप्लीकेशन पे आधारित सवाल रहेंगे।
और उसके बाद एक आएगा नर्नस्ट इक्वेशन। तो अगले 3 वीडियो में समझ लो हमने गैल्वेनिक सेल का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। जब गैल्वेनिक सेल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आएंगे विद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और यहाँ हम लोग 3 टॉपिक और नए पढ़ेंगे। उसके अंदर के 3 टॉपिक रहेंगे फैराडे के नियम। उन सब का ना इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग दुनिया वो अलग दुनिया, 2 अलग अलग चैप्टर मान के चलाना ना, फिर लास्ट में जुड़ के खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसमें आप पढ़ेंगे फैराडे के नियम, कोलराज के नियम, 2 टॉपिक हो गए। और जो ओम्स लॉ हम पढ़ते थे ना उसी के आधार पे यहाँ पर चालकता, प्रतिरोधकता, इनके बीच में ऐसा संबंध, सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना रहेगा। तो इसमें 3 टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक, पूरे चैप्टर में 6 टॉपिक कवर करते ही हमको ये पूरे चैप्टर को समाप्त कर लेना है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं पर मज़ेदार ज़रूर है। ठीक, तो यहाँ तक तो आपने चीज़ों को समझा। अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं हमारे पहले पार्ट पे, क्या ऑक्सीकरण सेल। याद रखना गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है और यहाँ विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। ठीक, तो मुझे लगता है यहाँ तक की पूरी बातें बारीकी से आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं हमारे पहला वाला सेल गैल्वेनिक सेल में, और वो पहला सेल कौन सा सेल कहलाएगा? वो रहेगा हमारा अर्ध ऑक्सीकरण सेल। अर्ध ऑक्सीकरण सेल, हाफ ऑक्सीडेशन सेल, इंग्लिश में भी नाम लिख लेना भाई। ठीक, ऐसा मैं हमेशा ही हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में रिलेट करते ही रहता हूँ। हाफ ऑक्सीडेशन सेल, इसमें क्या होनी है? अर्ध अभिक्रिया होनी है। कैसे होनी है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बस आप लोग कि ये मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा टनल टाइप का है, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य भर दिया है। क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य जनरली एक्वस फॉर्म में रहते हैं। और इसी में मैंने क्या किया है? एक इलेक्ट्रोड लगाया है। ये इलेक्ट्रोड सामान्यतः क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोड नाम सुनने से घबराना नहीं है, धातु की रॉड रहती है। जैसे मान लो अगर ये जो मेरा मार्कर है, अगर ये कॉपर का बना रहता या आयरन का बना रहता तो मैं इसको कॉपर इलेक्ट्रोड या आयरन इलेक्ट्रोड का नाम देता। तो वो बस इसमें डूबा हुआ है। मान लो ये मेरा जिंक है बच्चों, ये क्या है? जिंक है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, कि जो मेटल रहता है ना उस मेटल को आप उसी के विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट में डुबाएंगे। अब यहाँ जिंक है, इसका मतलब ये जो विद्युत अपघट्य है ये हो सकता है जिंक नाइट्रेट रहता, ये हो सकता है जिंक नाइट्रेट रहता, या हो सकता है ये जिंक सल्फेट रहता, या हो सकता है ये जिंक हाइड्रोक्साइड रहता, कुछ भी रहता। मगर जिंक के इलेक्ट्रोड को हम लोग को जिंक के इलेक्ट्रोलाइट में ही डुबाना है। अगर आपका धातु जिंक है, इलेक्ट्रोड जिंक है, और उसको आप कॉपर सल्फेट में डुबा देंगे CuSO4 में, काम नहीं बनेगा। बात समझ में आया? कॉपर, अगर यहाँ कॉपर का रॉड रहता, कॉपर का इलेक्ट्रोड रहता तो उसको किस में डुबाता? कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो भी कॉपर का ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ना एक ही एटम से मैच करने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक, अब यहाँ होता क्या है तो आप सबको पता है, नाम ही क्या है? ऑक्सीकरण सेल। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? जो जिंक है ना, ये जिंक टूटेगा। ऑक्सीकरण का मतलब ही क्या होता है? इसमें डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और जो धातु रहता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर Zn से क्या बन जाएगा? Zn+2, और क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। हुआ ना डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस, वी इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। मतलब ये जो जिंक का जो रॉड है बच्चों, ये क्या होगा? समय के साथ साथ ये तुरंत क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रोड Zn+2 आयन मुक्त करते जा रहा है, और वो Zn+2 आयन किस में चले जा रहा है? एक्वस में। ये तो सॉलिड है, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन अलग से मुक्त होते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो आप खुद समझो कि इसके सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, तो एक टाइम के बाद आप साफ समझ पाओगे कि जो इसका द्रव्यमान है, जिंक रॉड का जो द्रव्यमान है, ठीक, वो क्या होगा? वो घटते जाएगा, क्योंकि इसके जो तत्व मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते रहे? कंटिन्यू निकल रहे, सतह छोड़ के जा रहे हैं। तो ये थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने रस्टेड आयरन रॉड देखा होगा, मतलब जिसमें जंग लगी होगी, तो आप देखेंगे पहले जब वो सरिया था तो मोटा ताजा एकदम मजबूत टाइप का था, बट 100 साल 150 साल घर के जो बाहर छज्जे जैसे निकले होंगे देखेंगे, वो क्या होता है? वो पतला हो चुके रहता है।
मतलब आप समझ जाइए कि उसने क्या हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते गया है, तो जिंक रॉड जो है उसका द्रव्यमान घट जाएगा। इसको रूड मत पढ़ देना, रॉड है अब देख लेना ROD लिख दे रहा हूँ भाई, ROAD ना लिख के। द्रव्यमान घट गया। यही पूरा प्रोसेस होता है आप लोग का अर्ध ऑक्सीकरण सेल में। अब सीधी सी बात है, हमको पता है कि ये गैल्वेनिक सेल का प्रकार है, और गैल्वेनिक सेल में होना क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना है। तो ये कैसे करेगा विद्युत ऊर्जा का निर्माण, तो ध्यान देना। सबसे पहले आप सबको विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का नाम आते ही आपको ओम्स लॉ याद आता है। ओम्स लॉ क्या कहता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभवांतर आएगा, विद्युत धारा का मान भी उतना ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप ऐसा समझिए कि विद्युत धारा की मदर है कौन, विभवांतर, यही जन्म देती है ना धारा को। तो यहाँ भी वही हाल होगा कि ये जो रॉड है इस पे पहले कोई भी चार्ज था, इससे Zn+2 बार बार निकलते जा रहा है, तो कुछ समय बाद इसका जो धनायन है उसकी संख्या में क्या हो रही है, कमी आ जाएगी। धनायन की संख्या जो रहेगी वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, क्योंकि Zn+2 बार बार निकलते जा रहे हैं। तो आप अब साफ समझ पा रहे हैं कि यहाँ का आवेश और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आवेश है, हमेशा दो लोग, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में एक पढ़ाई करनी है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में निकाय और परिवेश, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पढ़ाई करते थे ना, वैसे यहाँ पढ़ाई किसके बीच में चलेगी, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच में। यही तो दुनिया, इनके बीच में अपना एक्सचेंज होते रहेगा। तो करना ही क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में आवेश का मान बढ़ते जा रहा है और इलेक्ट्रोड पे घटते जा रहा है। तो आवेशों का अंतर आया, यहाँ पर क्या हो गया, आवेश का अंतर आ गया ना। आवेश का जो अंतर है, अंतर से विभवांतर जन्म लेगा। कौन जन्म लेगा, विभवांतर। विभवांतर का सृजन होगा, ऐसा बोलना चाहिए, सृजन होगा। और विभवांतर जब भी आया तब विद्युत धारा का तो निर्माण होना ही है, इससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो आप समझ पाए कि यहाँ पर पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या हुआ, उत्पन्न होगी। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, उससे आवेश में अंतर आ गया, आवेश में अंतर आने से विभवांतर आ गया, और जब विभवांतर आया तो विद्युत धारा का उत्पन्न हो गया। मतलब कहीं ना कहीं विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही विद्युत धारा का या विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इसीलिए ये किसका प्रकार था, गैल्वेनिक सेल का प्रकार था। और मुझे लगता है आपको अर्ध ऑक्सीकरण सेल एकदम सही से समझ में आ गया। ठीक, चलो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी में आ जाता हूँ अर्ध अपचयन सेल, हाफ रिडक्शन सेल। अर्ध अपचयन सेल, हाफ रिडक्शन सेल बोलेंगे इसको। ठीक, इंग्लिश भी नाम साथ में लिखते रहिए। यहाँ क्या होने वाला है तो ध्यान देना। अब मान लो मैंने इस जिंक रॉड की जगह पे कॉपर लगा दिया। जैसे ही कॉपर लगाया तुरंत मैं समझ गया कि ये भी कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सब कुछ कॉपर कॉपर का रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों क्या होने चाहिए, सेम मेटल के होने चाहिए। अब आपको पता है कॉपर कैसी अभिक्रिया करने वाला है, कॉपर करने वाला है अपचयन अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया में आप देखिए कि मान लीजिए जो CuSO4 है ये टूटा होता तो आयन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप लोग क्या लिए होते, Cu+2 आयन, और यही Cu+2 आयन दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या किया रहता, आकर्षित करके किस में कन्वर्ट हो गया रहता, Cu में। बात समझिएगा, मतलब यहाँ +2 से कहाँ जा रहे हैं, 0, तो +2 से 0 जा रहा है, मतलब ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। इसीलिए तो इस सेल को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, अर्ध अपचयन, अरे अपचयन हो गया, अपचयन सेल, अर्ध अपचयन सेल, हाफ रिडक्शन सेल, क्योंकि इसमें अभिक्रिया क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। Cu+2 कहीं से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, ग्रहण कर रहा है, और वो किस में बदल रहा है, Cu में। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इस बार जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो इलेक्ट्रोड की ओर है। पहले इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन जाके जमा हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाके जमा होते जाएंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा ये जो रॉड रहेगा ना, इलेक्ट्रोड रहेगा, वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोग समझ पाए, जो कॉपर का द्रव्यमान है, कॉपर इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान, वो समय के साथ क्या होगा, बढ़ने वाला है।
ठीक, मतलब ये पूरा भुथरा जाएगा ना एकदम, पूरे इलेक्ट्रॉन इसी के पास आके इकट्ठा हो गए रहेंगे। क्लियर हुआ? तो रिडक्शन अभिक्रिया में याद रखना, ये सब आगे काम आएगा, छोटी छोटी चीज काम आने वाली है। रिडक्शन अभिक्रिया में सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा होते हैं, और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा कि पहले इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो भी थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड पे जा जाके इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, फिर से आवेशों में अंतर आ जाएगा। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में, विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच में। तो फिर से आवेशों का अंतर आएगा, आवेशों का अंतर आएगा, और आवेशों के अंतर से पुनः क्या जन्म लेता है? आवेशों के अंतर से विभवांतर आएगा। ठीक है, विभवांतर का सृजन होगा। और जब विभवांतर आया, ओम जी ने तो कह के गया है कि विभवांतर ही विद्युत धारा की जननी है, माता है। ठीक है, तो विभवांतर का सृजन होगा जो धारा उत्पन्न करेगी। कौन सी धारा? विद्युत धारा, विद्युत धारा उत्पन्न करेगी। मतलब आप फिर से यहां समझ पाए कि अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उससे आवेशों में अंतर आ गया। किसके आवेश में? विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के आवेश में। उससे विभवांतर जन्म ले लिया दोनों के बीच में, और उसी से विद्युत ऊर्जा का या विद्युत धारा का निर्माण हुआ। मतलब फिर से रासायनिक अभिक्रिया से आप लोग क्या बना रहे हैं? विद्युत धारा। तो ये किस प्रकार की सेल में जाएगा? गैल्वेनिक सेल में, क्योंकि गैल्वेनिक की सेल तो वो ऐसी होती थी ना जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत धारा का निर्माण होता था। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंट से पार्ट पे आएंगे, डेनियल सेल, और उसी में हम लोग इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज का। नोट कीजिए। अच्छा, इसमें भी एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए रिडक्शन ही हुआ था, Zn से हमने Zn+2 लिया था। अच्छा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है किसी सेल में, तो सेल का मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि किसी भी सेल में क्या होता है? विभवांतर आता है, और उस सेल के ही विभवांतर को हम लोग उसका विद्युत वाहक बल बोलते हैं। हालांकि विभवांतर और विद्युत वाहक बल में एक छोटा सा अंतर है। जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसके लिए किसी बाह्य मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, बाह्य कारक का होना अनिवार्य है। ठीक, बट जो ईएमएफ है उसके लिए किसी बाहरी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो सेल अपने आप जनरेट करता है। तो सेल के बारे में आप अलग से, सेल में कोई थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी थोड़ी भी ला रहे हैं, खुद कर रहे हैं ना। तो सेल के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ईएमएफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और ये अपने आप में समझ लो एक विभवांतर ही है। इसका यूनिट भी क्या है? वोल्ट, और विभवांतर का यूनिट भी क्या आता है? वोल्ट। ठीक, फर्क क्या होता है वो तो आप समझ गए कि इसमें किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट की, बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान समझेंगे कि ये जो ईएमएफ आता है, अगर मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराई है तो मैं Zn से क्या करूंगा? Zn+2, और एक वर्टिकल लाइन खींचा रहेगा। इसको आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण विभव। इसी को हम क्या, ई मतलब क्या? विभव। ठीक है, विभवांतर बोल लो या विद्युत वाहक बल बोल लो, ठीक है, ईएमएफ बोल लो, मतलब सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही मान लो मैंने Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के अगर कॉपर बनाया था, तो उस समय उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, विद्युत विभव या इलेक्ट्रोड का जो विभव आएगा, वो क्या हो जाएगा? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। Cu+2 से क्या बनेगा? Cu। सिंपल सी बात है। पढ़ते क्या है इसको? कॉपर का अपचयन विभव। क्या पढ़ेंगे? अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। धनावेश +2 से आप 0 जा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, मतलब अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण। सिंपल सी बात है। अच्छा प्यारे बच्चे, ये जो वर्टिकल लाइन में बीच में ला रहा हूँ, कई बार ना यही चीज़ आपको ऐसा दे देगा, आपको ऐसा देगा, तो आपको घबरा मत जाना है। जैसे आप लोग एग्जाम दिलाओगे ना, तो कई बार आपको कॉमा लगा के दे देगा, तो आपके किताबों में आप लोग को हमेशा वर्टिकल लाइन दिखेगा। बट बाई चांस कभी कॉमा दिख जाए तो आप लोग घबरा मत जाना कि यार ये क्या नया चीज़ आ गया, ये कौन सा बवंडर है भाई। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसे वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है ना, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है और जो उसके इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन बना है, उनका जो अवस्था है वो अलग अलग है।
मतलब अगर हमारा जिंक सॉलिड है तो Zn+2 क्या है, एक्वस है। अवस्था अगर अलग अलग है तो बीच में वर्टिकल लाइन लगाएगा। कॉमा लगाया है, इसका मतलब दोनों की जो अवस्थाएं हैं, जो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर है, दोनों का क्या रहेगा, सेम। मतलब अगर ये एक्वस है तो ये भी एक्वस ही है। तो बस ये उसका ना स्टेट ऑफ मैटर बताता है। सेम अगर अवस्था में है तो कॉमा लगा देना, अगर अलग अलग अवस्था में है, एक ठोस है और एक द्रवीय अवस्था में है, तो फिर ऐसा एक वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा बीच में लगता है। कई बार बीच में आपको डबल रेखा भी दिखने मिलेगी, उस पर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, उसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। यहाँ भी समझ गए। अब मैं पूछूं इन दोनों का स्टेट क्या है, सेम है कि अलग अलग है? आप साफ साफ बोलोगे बिल्कुल अलग है सर, क्योंकि वर्टिकल लाइन आ गया ना, ये सॉलिड है तो ये एक्वस है। अब आप बोलो इसमें इसकी क्या खास बात है, इसकी स्टेट सेम है कि अलग अलग है? सेम स्टेट के हैं, इसलिए तो कॉमा लगाया है। अच्छा, यहीं पर एक और चीज, ठीक, यहीं पे एक और चीज प्यारे बच्चों, कि अगर मान लीजिए हमारा जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता, वो 1 मोलर हो जाए, प्रेशर जो है वो 1 बार या 1 atm के आसपास आ जाए, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 25 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस जो भी है आप लोग का, वो ले लिया जाए, तो इस पूरे कंडीशन को ना हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब मानक अवस्था। क्या कहते हैं? मानक अवस्था। और इस मानक अवस्था की खास बात है, जो आप लोग का पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था, ये मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, वो क्या था, Zn से Zn+2, यही तो पढ़े थे ना आपने, ऑक्सीकरण पोटेंशियल, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ था। ऐसे ही अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं तो आप तुरंत लिखोगे Cu+2 से क्या हुआ, Cu। ये नॉर्मल कंडीशन का है, ये ऑक्सीकरण पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। पर अगर मुझे इन तीनों कंडीशन को फॉलो किया जाए तब मैं इसको नाम दूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव, शॉर्टकट में लिखा हूं मैं, ठीक है। और उस समय कुछ नहीं होता है, उस समय Zn से Zn+2 ही रहेगा, बस स्टैंडर्ड केस में ऊपर आप लोग O लगा दोगे या नॉट लगा दोगे। आया समझ में? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसमें क्या हो जाएगा, Cu+2 से आप Cu जाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड बोल रहा है इसलिए ऊपर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो ये प्रदर्शित करने के तरीके हैं, बस आप इसको कॉपी में लिख के रखे रहो कि सेल विभव में भी 2 प्रकार के विभव लेने रहेंगे। एक मानक अवस्था में, मानक अवस्था में जब भी लेना है ऊपर नॉट का सिंबल लगाना है, और एक आपका नॉर्मल किसी भी अवस्था में, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे या किसी भी सांद्रता के स्तर पे ई सेल आता है, ठीक। मतलब अगर मैं ई सेल ले लूँ तो इसका मतलब कि कोई भी कंडीशन डिफाइन नहीं है, और अगर मैं ई नॉट सेल बोल दूँ तो ई नॉट सेल का मतलब आप लोग समझ गए कि ये मानक अवस्था पे लिया गया है, स्टैंडर्ड केस में लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर। अब हम लोग आते हैं हमारे डेनियल सेल को पढ़ लेने कि भैया डेनियल सेल क्या है। और डेनियल सेल सिलेबस में भी है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। होता क्या है डेनियल सेल में, तो ध्यान दीजिएगा कि ये डेनियल सेल ना संपूर्ण सेल है, उसमें हाफ सेल नहीं होता, ठीक, उसमें कंप्लीट सेल आता है। जैसे अब मैं आपको प्रदर्शित करने की कोशिश करता हूँ कि ये मान लीजिए हमारा एक हाफ सेल है, भैया ये मेरा दूसरा हाफ सेल है, दोनों बराबर ही है ना, ठीक। कोई पतला कोई मोटा हो गया होगा, कोई देख लेना। ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला हुआ है, इजी इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य डाला हुआ है, यहाँ भी विद्युत अपघट्य डाला हुआ है। 2 हाफ सेल ले रहे हैं ना, मतलब हाफ ऑक्सीकरण सेल भी लेंगे और हाफ रिडक्शन सेल मतलब अपचयन सेल भी लेंगे। इधर मान लीजिए मेरा जिंक का रॉड है, ठीक, ये कौन है, जिंक, और यहां मान लीजिए मैंने कॉपर रॉड लगा दिया। मैं बना रहा हूं डेनियल सेल, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। अब क्या होगा, यहां से यहां को आप लोग मैच करोगे, किसके थ्रू मैच करोगे, वायर के थ्रू, और बीच में डिवाइस लगा दोगे, ये वायर है, इसमें मान लो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगाया, वोल्ट मीटर। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट किसका रहेगा, ZnSO4 का रहेगा, जिंक सल्फेट का। एक काम करता हूँ मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये किसका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। सिंपल सी बात है, या कॉपर नाइट्रेट, जो भी लेना चाहो, पर कॉपर के लिए कॉपर का लेना, जिंक के लिए जिंक का लेना, सीधी सी बात है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों होना क्या है यहाँ पे, तो आप सबको पता है जिंक ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा और वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वो जिंक रॉड से निकले हैं,
और वही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन अब गति करते हुए वायर में किसके पास पहुंचेंगे, कॉपर के पास। तो कॉपर के इस आयन में Cu+2 पहले से था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अलग से जुड़ जाएंगे इसमें और वो कहाँ इकट्ठा होने लगेंगे, कॉपर पे। ये कॉपर के इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा होने लगेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक। यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा तो आप समझ पाए, कहाँ से कहाँ है, Zn से लेकर कॉपर की ओर है। याद रखो Zn पे क्या हुआ है, आप सब समझ पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उस प्लेस को हम लोग नाम देते हैं एनोड। उसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड। हिंदी में भी क्या बोलेंगे, एनोड ही बोलेंगे। वहीं यहाँ पर अगर आके देखो, यहाँ Cu+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ के इसको किस में कन्वर्ट किए हैं, कॉपर में। +2 से 0 जा रहे हो, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, अपचयन अभिक्रिया हुई है। और जहां अपचयन अभिक्रिया होती है, इस लाइन को याद रखना, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड। तो भैया आपको ये बात पता चल गई कि ये वाला जो टर्मिनल है ये कहलाएगा कैथोड, ठीक। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनोड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम दिमाग में बसा लो। एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन। याद रखना, अगर याद करने में दिक्कत जा रही है तो इधर एनोड ले लो, इधर कैथोड ले लो। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। जो स्वर हैं, जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ हैं, जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वो एक साथ हैं। तो वॉवेल पे वॉवेल होगा, ओ और आर में कौन वॉवेल है, ओ। और ए और सी में कौन वॉवेल है, ए। मतलब एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, वॉवेल वॉवेल एक साथ। कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक साथ। याद रह जाएगा, आप अब तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। वॉवेल का वॉवेल से जोड़ा बनाना, कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट से जोड़ा बनाना। अब यहाँ होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन चला एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, एनोड से कैथोड की ओर। देखो इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि एनोड को हिंदी में भी एनोड ही बोल सकते हैं, और कुछ तो बोल नहीं सकते। तो अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड हुआ है तो याद रखना विद्युत धारा का जो प्रवाह रहेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की गति के विपरीत होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, कैथोड से एनोड की ओर होगा। यही है आपका डेनियल सेल। ये क्या है हमारा, डेनियल सेल, जो अपने आप में क्या है, 2 अर्ध सेलों का मिश्रण है और एक संपूर्ण सेल है। तो इस बार अगर मैं डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं उसको नाम दूंगा ई सेल, क्योंकि वो 2 अर्ध सेल का कॉम्बिनेशन था ना। और ये जो ई सेल आया वो सीधी सी बात है, अगर मैं मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहा हूँ, तो वो क्या आएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड का मानक विभव और एनोड का मानक विभव, इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। बात समझ में आई। या कई बुकों में इसी को आप लोग ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन भी लिख सकते हैं, है ना, आगे पीछे। तो 2 अर्ध सेलों के सेल विभव को जोड़ दो, कंप्लीट सेल का आ जाएगा। और डेनियल सेल के लिए याद रखिए, जो आता है वोल्टेज वो 1.1 वोल्ट के लगभग आसपास आता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डेनियल सेल। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में यही था कि 2 अर्ध सेलों का मिश्रण होता है जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक है। जिंक एनोड का काम करता है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ समाहित होंगे, यहाँ का द्रव्यमान थोड़े समय बाद घटने लगेगा, ये पतला होने लगेगा और इसका द्रव्यमान मोटा होते जाएगा, भोथरा जाएगा, नीचे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा, ऐसा वाला हाल है, ठीक। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड, और ये उसका सेल विभव। ये था आपका डेनियल सेल। अब प्यारे बच्चों, इस डेनियल सेल में ही एक नया टॉपिक हम लोग अब ऐड करने जा रहे हैं, ठीक। और वो हमारा रहेगा, ये एनोड कैथोड को रहने दो, ये एनोड है, अब ये यहाँ कैथोड है, ये सब अब हटा रहा हूँ। इसी में मैं कुछ और नई चीज़ें ऐड कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक इन्वर्टेड यूट्यूब को लगा रहा हूँ, मतलब यू आकार का उल्टा एक हमने नली लगा दिया और कुछ नहीं। ये जो यू आकार की नली लगी है ना, ठीक, इसको पूरा कॉटन वॉटन से रुई से हम लोगों ने भर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। और इसके अंदर पूरा ना
हमने कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ उच्च सांद्रता के लवण को क्या किया है, भर दिया है। और ये कैसे लवण रहेंगे, तो भैया KCl रहेगा, NaCl रहेगा, KNO3 हो सकता है, अगर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, अगर विलियन, मतलब ऐसे विलियन, ऐसे आपको लवण लेने हैं जिनका समझ लो वो एक क्या रहे, प्रबल विद्युत अपघट्य रहे और उनका जो सांद्रता रहे वो उच्च रहे, ठीक। तो इस पूरी संरचना को आप लोग नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या बोलेंगे, लवण सेतु, ठीक। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो पहले क्या होता है उस पर आते हैं, फिर उसके काम क्या है वो तो आप लोग आराम से समझेंगे। क्या होता है लवण सेतु, तो ये बात आप लोग समझ पाए कि यह उल्टी यू आकार की एक संरचना होती है, उल्टी यू ट्यूब होती है, एक हिसाब से ट्यूब टाइप का रहता है, खोखला रहता है अंदर से। यू आकार की संरचना होती है, जिसमें आकार की संरचना है जिसमें उच्च सांद्रता पर वाले लवण भरे जाते हैं। लवण जैसे मान लीजिए आप लोग का KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, अरे ये तो दोबारा हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट ही ले लिया मैंने, अगर सॉल्यूशन ले लिया, इनको भरा जाता है, ठीक है। दूसरा और क्या खास बात होती है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर आपने रुई ठूस दिया है, तो भले ही इनको मैंने क्या किया है, विद्युत अपघट्य में डुबाया है, पर ये सीधे विद्युत अपघट्य से संपर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी इसके अंदर लवण भरे हुए हैं, वो लवण विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो केमिकल है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, उसके संपर्क में नहीं आ रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि विद्युत अपघट्य के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं संपन्न करते, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ये सॉल्ट ब्रिज की खास बात रहेगी, अभिक्रिया नहीं करेंगे। ये 2-3 पॉइंट आप इंपॉर्टेंटली याद रखना, क्योंकि आपने यहां से तो ब्लॉक करके रखा है ना रास्ता। अच्छा, इसी में एक और चीज, अगर मैंने ये रास्ता नहीं ब्लॉक किया रहता और इसमें सॉल्ट भी नहीं भरे रहता, तो इसके आयंस उधर और उसके आयन इधर आने लगते, जो क्या करता, बीच में एक दूसरे को डिफ्यूज करते, और डिफ्यूज करने से जो सेल का जो लाइफ पीरियड है ना, जो उसकी आयु काल है, वो घटने लगती। क्यों? क्योंकि वहाँ बनता है एक विभव, और वो विभव इस विभव की विपरीत दिशा में बनता है। मतलब ये सेल को जल्दी जल्दी डिफ्यूज करता है, सेल का लाइफ पीरियड कम हो जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ से एक बात और समझ पाए कि ये आयनों का जो विद्युत अपघट्य के आयन है, उसके प्रवाह को क्या करता है, बाधित करता है। कौन? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विद्युत अपघट्य के आयनों के प्रवाह को बाधित करता है, के आयनों के प्रवाह को बाधित करता है, के प्रवाह को बाधित करता है, बाधित करता है। और एक मैं लाइन लिखना चाहो तो चलो उसको मैं इसके गुणधर्म में लिखा दूंगा। तो ये था आप लोग का पूरा लवण सेतु क्या है। अब लवण सेतु के काम क्या है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है। हम पता है राइटिंग माशाल्लाह बन रही है, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो चलिए हटा रहा हूँ मैं इसको। आपसे एग्जाम में पूछ देता है लवण सेतु क्या है, उसके कार्य लिखिए। तो भैया लवण सेतु क्या है, ये बात तो सबको समझ में आया कि एक इन्वर्टेड U-ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लवण को, सॉल्ट को, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्ट को पूरी तरह से भर देते हैं, ठीक। और वो क्या काम करता है, तो वो दो इलेक्ट्रोडों को आपस में, दो इलेक्ट्रोलाइट को आपस में जोड़ता है। चलो कार्य पे आते हैं। पहला कार्य क्या काम करता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला ही कार्य क्या है लवण सेतु का, तो आप साफ समझ पा रहे हो कि ये जो था, ये आपका जिंक था, और यहाँ जो अभिक्रिया हुई थी वो Zn से क्या हुई थी, Zn+2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ क्या हुआ था, Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ के क्या बनाए थे, Cu बनाए थे। ये अर्ध अपचयन अभिक्रिया हुई थी, ठीक। लवण सेतु क्या किया, देखो बात समझना, ये इलेक्ट्रोड है, जिंक एक इलेक्ट्रोड है, कॉपर एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड को आपस में किसके थ्रू जोड़ा गया, तो वायर के थ्रू, तार के थ्रू। समझ में आया? इलेक्ट्रोड आपस में कैसे जुड़े, तार के थ्रू, ठीक। पर ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, ये विद्युत अपघट्य है। इनको किसके थ्रू जोड़ा गया है, तो लवण सेतु के थ्रू।
तो लवण सेतु का पहला ही काम क्या है कि यह दो अर्धसेलों को जोड़ने का काम करता है। यह साफ साफ दिख रहा है ना, ये अर्धसेल दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? लवण सेतु। और वायर भी कर रहा है, पर ये कैसा कर रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। यह दो अर्धसेलों को संयोजित करता है या जोड़ता है, एक ही बात है, जोड़ता है। पहला काम तो यही हो गया, दो हाफ सेल को जोड़ दिया। दूसरा काम यही समझिए कि दो हाफ सेल को जोड़ा गया है दो अलग अलग जगहों से। इलेक्ट्रोड से जोड़ा है वायर, और जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य है उसको दूसरे के विद्युत अपघट्य से जोड़ रहा है लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। जो वायर जोड़ता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन, बाह्य परिपथ। और जो लवण सेतु जो जोड़ा है इसको हम लोग विद्युत अपघट्य को आपस में जोड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक परिपथ। तो ये क्या करता है? यह आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है, ध्यान से समझना, को पूर्ण करता है। अब क्या होगा, आप सबको पता है कि कभी भी अगर सर्किट आपका कंप्लीट है तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। भैया सर्किट कंप्लीट रहेगी, मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक, ये बैटरी लग गया, सर्किट मैंने कंप्लीट किया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से करंट जाएगा ना। अगर बीच से तोड़ दूं तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो जब भी परिपथ संपूर्ण होता है तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अच्छी बात है। यहाँ परिपथ दो जगह संपूर्ण हो रहा है, एक वायर में जो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड से जोड़ रहा है, और वायर में जो विद्युत धारा बन रही है वो किसके कारण बन रही है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। यहाँ एक और परिपथ बन रहा है जो इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ रहा है, विद्युत अपघट्य को विद्युत अपघट्य से जोड़ रहा है। और यहाँ परिपथ जो बन रही है इसको मैं इंटरनल सर्किट का नाम दे रहा हूँ, आंतरिक परिपथ का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ जो धारा बनेगी वो धारा बनेगी आयनों के प्रवाह के कारण। याद रखना, वायर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा, और लवण सेतु में आयनों के प्रवाह के कारण धारा बननी चाहिए थी। पर लवण सेतु क्या करता है? यहाँ तो लॉक लगा है, और लवण सेतु विद्युत अपघट्य के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता। तो नहीं करता, इसीलिए यह विद्युत अपघट्य के आयनों का प्रवाह रोक देता है। विद्युत अपघट्य के आयनों का परस्पर संयोग नहीं होने देता, आपस में मिलने नहीं देता। इसके आयन उसके आयन कभी आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, संयोग नहीं होने देता। इसलिए सेल की आयु बढ़ जाती है, सेल की आयु में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आया? सेल की आयु में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किसी बच्चे को ये दिमाग आएगा, सर जब आयन को आपस में जोड़ना ही नहीं था तो मैं काम करता, मैं ऐसा कोई लवण सेतु लगाता ही नहीं, तो भी तो इलेक्ट्रोलाइट आपस में नहीं जुड़े, तो हम जबरदस्ती उसको लगा रहे हैं और बोल रहे हैं आयनों का संयोग नहीं होना चाहिए, तो क्यों लगाए हैं? तो बच्चों आपको उस बात पे भी थोड़ा सोचना है। अभी आया होगा आपके दिमाग में ये डाउट कि भैया जो सॉल्ट ब्रिज लगा है ना, सॉल्ट ब्रिज ने ना इंटरनल सर्किट को कंप्लीट किया है, और उस इंटरनल सर्किट में एक अलग से करंट बनेगा आयंस के कारण, और वो भी करंट हमारे लिए क्या रहेगा? लाभदायी रहेगा, ठीक। बट ये जो बड़े सारे इसमें सॉल्ट ठूसे गए हैं वो इन दोनों के आयंस को आपस में जुड़ने नहीं देंगे। इनके आयंस के कारण करंट बनेगा जो जुड़ जाएगा, सेल का जो ओवरऑल करंट की वैल्यू है, जो वोल्टेज है वो बढ़ के मिलेगा, इसलिए सॉल्ट ब्रिज लगाना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि इनके आयनों को मिलने नहीं दे रहा करके यहाँ पर एक बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल टाइप का केस नहीं आ रहा है, मतलब कि अलग से कोई भी विभव जन्म नहीं ले रहा है, क्योंकि वो विभव इस विभव के विपरीत दिशा में होता और वो सेल की आयु को घटा दिया रहता, सेल जल्दी डिफ्यूज हो जाता। तो सॉल्ट ब्रिज उस चीज़ से भी रक्षा कर रहा है। तो ये लगाना क्यों जरूरी है, ये बात भी समझ में आया, और ये इनके आयनों को क्यों नहीं मिलने देगा, ये बात भी समझ में आया, और कहीं ना कहीं उससे जो सेल है उसकी आयु काल बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये था आप लोग का सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और चीज़ जान लेना, लवण सेतु में जो धनायन की चालकता है या जो धनायन का जो स्पीड है, धनायन की चालकता वो लगभग बराबर होगी ऋणायनों की चालकता, ऋणायनों की चालकता या स्पीड। मतलब अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज में, अच्छा सॉल्ट लेना, जैसे मान लो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो हमने पोटेशियम नाइट्रेट को ही क्यों लिया?
क्योंकि इसमें जो K+ और NO3- आएगा, पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन आएगा, उनकी स्पीड लगभग क्या है, सेम है, नियरली सेम है। IIT में ये पूछ चुका है पहले भी कि KNO3 को क्यों यूज़ करते हैं, कि क्या K+ NO3- से तीव्र होता है या NO3- K+ से तीव्र होता है, या दोनों की स्पीड क्या रहती है, सेम। तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना था, सी वाला, और ऑप्शन डी में दिया था नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में जितने भी सॉल्ट लिए गए हमेशा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड वाले हाईली आयनिक सॉल्ट लिए जाते हैं। कारण यही है क्योंकि इनकी जो स्पीड है, इनकी जो कंडक्टिविटी है, वो क्या होनी चाहिए, लगभग एक समान होनी चाहिए। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोग का पूरा गैल्वेनिक सेल, उसके प्रकार, जिसमें हमने 3 सेल पढ़ा, अर्ध ऑक्सीकरण सेल, अर्ध अपचयन सेल और डेनियल सेल, और उसके बाद हमने एक नया टॉपिक कवर किया, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, और ये उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधे मुद्दे वाली बात पे आएंगे, सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो अभी ला रहे थे ना थोड़ी देर पहले, अभी बस पहचानना सीखें, अगले क्लास में उसको वर्क कराना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुद का खूब ख्याल रखो। हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।